दोस्तों कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं कि सभी मन लगा के पढ़ रहे हैं और बिजनेस एनवायरनमेंट और लीगल एस्पेक्ट को बिल्कुल एकदम ध्यान से समझ रहे हैं। अभी तक थर्ड यूनिट का फर्स्ट पार्ट मैंने कंप्लीट कराया, द टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे जो थर्ड यूनिट में लगा वो टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लगा और उसको अपन ने बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करी। ठीक है, थर्ड यूनिट में मैं हूँ, MBA सेकंड सेम में तो ये सब्जेक्ट है ही, BBA में बिजनेस लॉ में आता है ये टॉपिक, BCom में बिजनेस लॉ में है, MCom में बिजनेस लॉ में है और बिजनेस UGC नेट में बिजनेस लॉ के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो लीगल एस्पेक्ट के इसी यूनिट से आते हैं, है ना। ठीक है, तो अपन स्ट्रेट अवे स्टार्ट करते हैं क्योंकि ये पार्ट 2 है, ऑलरेडी पार्ट 1 अपलोडेड है, आप चेक कर लीजिएगा। जल्द ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैं अपलोड कर दूंगा, लेकिन अभी पार्ट 2 के अंदर पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोडेड है, पार्ट 2 चल रहा है। ठीक है, दिस इज द पार्ट 2। तो स्ट्रेट अवे अपन स्टार्ट करते हैं, सारी बातें अपन ने पार्ट 1 के अंदर इसकी डिटेल में कर ली है। अब देखिए, ऑफर एसेंशियल्स लिखा आएगा, कॉन्ट्रैक्ट एसेंशियल्स लिखा आएगा। अब उसके अंदर अपन को समझने से पहले हमको कुछ बातें ध्यान देनी होगी। क्या ध्यान देनी होगी कि जब मैं ऑफर एसेंशियल्स की बात कर रहा हूं तो याद रखना दो पार्टी हैं बीच में। कौन सी दो पार्टी हैं? ठीक है, दो पार्टी हैं। एक पार्टी को मिस्टर ए है और ये मिस्टर पिंटू है। ये क्या दे रही है? अपनी कार दे रही है और बी इसको क्या दे रहा है? 2 लाख रुपए दे रहा है। देखो, एक ही एग्जांपल से, एग्जांपल 25 होने जरूरी नहीं है, एक ही एग्जांपल से सारे कंसेप्ट क्लियर कराए जा सकते हैं ताकि बच्चों के ऊपर भी ज्यादा एग्जांपल का याद रखने रहे। तो ए बी को कुछ कॉन्ट्रैक्ट हुआ, पहले एग्रीमेंट हुआ कि हम ये इस तारीख को देंगे, ऑफर टू एग्रीमेंट हुआ, फिर इसको हमने कॉन्ट्रैक्ट में बदला। द एग्रीमेंट एनफोर्स बाय द लॉ इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। अपन ने ऑलरेडी फर्स्ट यूनिट में सीखा है। इसके अंदर कौन कौन सी चीजें आएंगी? सबसे पहला आएगा ऑफर, इसके साथ में आएगा एक्सेप्टेंस, ठीक, और एक है एग्रीमेंट। तो तीनों ही चीजों के एसेंशियल्स आते हैं एग्जाम के अंदर। तीनों ही इंडिपेंडेंटली, बड़े क्वेश्चन तो नहीं है, तीनों मिला दिए जाए तो बड़ा क्वेश्चन बनता है। जैसे टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, खुद में बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन पूरा इस तरीके से कोई भी एग्जामिनर देता नहीं है। एग्जामिनर अलग अलग करके ही पूछता है, यानी कि एक्सप्लेन द एसेंशियल ऑफ द ऑफर, एक्सप्लेन द एसेंशियल ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, एक्सप्लेन द एसेंशियल ऑफ द कंसिडरेशन। अब कंसिडरेशन क्या है? जो इसने 2 लाख रुपए दिया है वो इसका कंसिडरेशन है। तो चलिए सारी चीजें डिटेल में सीख लेते हैं कि कौन सी चीज क्या है और इसके अंदर कौन कौन से इंग्रेडिएंट होंगे, तभी वो वैलिड होगा, तभी एनफोर्स बाय द लॉ होगा। चलिए, है ना। सबसे पहला आता है ऑफर। ए ने बी को, मिस्टर पिंटू को ऑफर दिया था कि मैं अपनी कार बेचना चाह रहा हूं 2 लाख रुपए में, ये ऑफर दिया था। तो ऑफर का मतलब होता है, ऑफर इज अ कंडीशनल प्रपोजल मेड बाय बायर टू बाय और सेल एन एसेट्स। मैं बेचना चाह रहा हूं या आपकी एसेट्स खरीदना चाह रहा हूं, दोनों ही कंडीशन हो सकती है, विच बिकम लीगली बाइंडिंग, यानी लीगली बाइंडिंग acceptance. An offer also define the act of offering something for sale, the submission of bid to buy something. अच्छा, जिनको छोटा छोटा लग रहा है कि सर ये काफी स्मॉल के अंदर आपने डिटेल काफी लिख दी है, देखो लॉ के अंदर छोटा ही लिखना पड़ रहा है क्योंकि एक पीपीटी की एक स्लाइड के ऊपर ऑलरेडी, और मैं अननेसेसरी कुछ बढ़ाना भी नहीं चाह रहा। इसकी जो पीपीटी है वो जल्द से जल्द टेलीग्राम ग्रुप पे आ जाएगी। जैसे 5th यूनिट कंप्लीट होती है, मैं चाहता हूँ कि सबका एक साथ दे दिया जाए। ठीक है, आपको उससे पहले भी चाहिए तो मैसेज करके बता देना। ये तो बात आपको समझ में आ गई कि ऑफर क्या है? प्रपोजल, एक तरीके का प्रपोजल है। ए ने बी को दिया है या बी ने ए को दिया है कि मैं आपकी कार खरीदना चाहता हूं और बदले में 2 लाख रुपए दूंगा, या ए ने बी को दिया कि मैं अपनी कार बेचना चाहता हूं और 2 लाख रुपए उसकी वैलिडिटी है, वो लीगली बाइंडिंग होना चाहिए। देयर इज इंक्लूड द कंसिडरेशन होता है, और इसके अंदर ऑफर है या सबमिशन है, बिड लगानी है, क्या है वो उसमें लिखा हो। अब देयर इज अ वैलिड ऑफर। वैलिड ऑफर होने में कुछ एसेंशियल होने उसके बहुत जरूरी है। क्या एसेंशियल होने बहुत जरूरी है? पहला, वैलिड ऑफर, इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड। थोड़ा लीजिए, बड़ा कर देते हैं आपके लिए। इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड। कम्युनिकेटेड का मतलब या तो वो रीड, कम्युनिकेटेड, एक्सप्रेस, मतलब वो
ऑफर जो है ए मिस्टर पिंटू को बताए। अभी अपन ये क्या मान रहे हैं कि ए अपनी कार सेल करने का ऑफर दे रहा है, तो मिस्टर पिंटू को ए अपना ऑफर एक्सप्रेस करे, बाय रिटर्न करे, बाय ऑरल करे, तो इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड। अब कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं है कि वो रिटर्न में ही हो, वो ऑरल में ही हो, वो इशारों के माध्यम से भी हो सकता है। ले जाओ, बोले 200 में, बी ने ऑफर दिया 200 का, कितने का भैया 200, ऐसे इशारा करा, कितने का। हम दुकान पे गए, वो क्या रेडी लगा के बैठा था, मैंने पूछा कितने का, उसने कहा ऐसे, तो इसका मतलब 2 रुपया नहीं 200। तो वहां पर क्लियरली होना चाहिए, क्लियरली। तो इट इज मस्ट बी कम्युनिकेटेड, ठीक है। एंड विलिंग नॉट डू और नॉट टू डू समथिंग, है ना। ये इसका एक है लक्ष्मण गौरी दत्ता वाला केस है, इसके अंदर ये केस पढ़ लेना। दैट नॉलेज डज नॉट टर्म्स टू बी क्लियर। हाँ, ये क्लियर होना चाहिए, मीन्स के वो 2 रुपए नहीं समझ जाए, उसके अंदर 200 है मतलब 200 है, मीन्स द ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड इन द क्लियर मैनर। ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड इन द क्लियर मैनर, दिस इज द फर्स्ट एसेंशियल। सेकंड एसेंशियल क्या कह रहा है, सेकंड एसेंशियल कह रहा है टर्म्स और ऑफर मस्ट बी क्लियर एंड डेफिनेट। डेफिनेट का मतलब कि वो चेंज नहीं करी जा सकती। आज मैं बोलता हूं कि गाड़ी 2 लाख रुपए की है, कल आपको पता चला अरे इस गाड़ी के तो भाव बढ़ गए, अपन 1 जुलाई को आप 3 लाख रुपए में बेचने की कोशिश करोगे तो वो नहीं हो सकता। मस्ट बी डेफिनेट एंड टर्म एंड कंडीशन मस्ट बी सर्टेन और मस्ट बी एक्सप्रेस्ड और मस्ट बी क्लियर। आप ऐसी गोलमोल बात नहीं कर सकते, इट मस्ट बी क्लियर, इट मस्ट बी सर्टेन। मीन्स जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है, जैसे कि उसमें मोबाइल फोन खरीद के लाते लिखा होता है लिक्विड डैमेज होगा। अब लिक्विड डैमेज भले पानी से हो, सॉस से हो, ठीक है, चाशनी से हो, किसी से भी हो, लिक्विड डैमेज होगा तो आपका मोबाइल कंपनी वारंटी नहीं लेगी। तो इट्स टर्म्स ऑफ ऑफर मस्ट बी क्लियर और डेफिनेट। डेफिनेट मतलब आप उसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। थर्ड क्या है, मस्ट क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप। जो ऑफर होगा वो क्या करना है, एक लीगल रिलेशनशिप बनाने की बात कर रहा होगा। इज एसेंशियल टू वैलिड प्रपोजल मस्ट बी मेड विद इन द इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। सर्टेन होना चाहिए ऑफर, कम्युनिकेट होना चाहिए और लीगल रिलेशनशिप को बाइंडिंग होना चाहिए, तभी वो प्रॉपर ऑफर कहलाएगा। अगर ऑफर नहीं है तो एक्सेप्टेंस ऑलरेडी इनवैलिड हो गया। जब ऑफर इनवैलिड हो गया, जैसे कि मैं ऑफर देता हूं कि यार तुम्हें ऐसा करना है कि 5,000 पत्थर खाने, अब ये 5,000 पत्थर खाने का ऑफर, या तुम्हें हवा में उड़ के दिखाना है, या तुम्हें जमीन पहाड़ी पे से जंप लगानी है, या तुम्हें किसी का मर्डर करना है, तो ऑफर लीगली बाइंड करने वाला होना चाहिए, लीगल होना चाहिए, ठीक है। इस मस्ट बी सर्टेन होना चाहिए और सारी टर्म्स एंड कंडीशन डिफाइंड होनी चाहिए और कम्युनिकेटेड होना चाहिए। मीन्स जो आप ऑफर दे रहे हो वो कम्युनिकेट होना चाहिए, ठीक है। यही उसके लीगल होना चाहिए। जैसे कि ये एक बेल्फोर वर्सेस बेल्फोर का केस है। यहाँ पर क्या हुआ कि एक बेल्फोर एक सिविल इंजीनियर था भैया। देखना केस बड़ा इंटरेस्टिंग है, लॉ के अंदर ये केस पढ़ने में बहुत मजा आता है क्योंकि ये रियल लाइफ से जुड़े हैं। अब ये केस में क्या हुआ कि एक सिविल इंजीनियर भैया थे, वो वर्क कर रहे थे गवर्नमेंट के लिए, कहाँ पे, श्रीलंका के अंदर, और वहां पर आ गया साइक्लोन। वो उनकी वाइफ के साथ वर्क कर रहे थे और साइक्लोन में फंस गए। अब वो तो चले गए वापस इंग्लैंड और उन्होंने कहा कि जब तक ये साइक्लोन नहीं थमता तब तक मैं तुम्हें कुछ पैसे भिजवाता रहूंगा, तुम यहाँ श्रीलंका में रहो, मैं तो अब इंग्लैंड जा रहा हूँ काम के लिए। तो वो पैसे भी ना भिजवा पाए और वापस भी नहीं आ पाए। जब वो वापस नहीं आ पाए और पैसे भी ना भिजवा पाए तो उनके हस्बैंड ने प्रॉमिस किया था पे 30 यूरो, कि वो उनकी वाइफ को 30 यूरो पे करेंगे। तो वाइफ ने रिजॉइंड इन द सेम साइक्लोन एंड द हस्बैंड फेल्ड टू पे हर द सेड अमाउंट। हस्बैंड पेमेंट करने को फेल्ड हो गया। बट इसमें क्या लीगल बाइंडिंग की बात थी, जो हस्बैंड की बात होती है, हस्बैंड वाइफ की, वो लीगल बाइंडिंग की बात नहीं होती। अभी मैंने फर्स्ट यूनिट में एग्जांपल दिया था ना, मेरा और मेरी वाइफ का डायमंड के नेकलेस का, एक एग्जांपल और देता हूँ। मैं कल गया मेरे पिताजी के पास, पापा बोले हाँ बेटा बोलो। मैंने कहा कार लेनी है, ऐसा करते हैं अब अपन को क्या, अब मैं स्कूटी पे चलता हूँ, मेरे को जमता नहीं है, अपन एक काम करते हैं, कार ले लेते हैं। तो बेटा बहुत बढ़िया बात है, ले लो। मैंने कहा पाया दो पाया। तो उन्होंने कहा अच्छा कितने चाहिए। मैंने कहा ऐसा करो 4.5 लाख दे दो, बाकी के मैं अरेंज कर लूँगा। गया, पापा ने कहा कल आ जाना। अब मैं कल गया पापा के पास वापस, तो पापा के पास आज गया वापस, तो पापा ने कहा नहीं है। तो मैंने क्या कहा,
कि मैं आपके ऊपर केस करूंगा। क्यों? क्योंकि आपने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया। आपने कहा था आप मेरे को 4.5 लाख रुपए दोगे गाड़ी लाने के लिए, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। तो क्या मैं उनके ऊपर केस कर सकता हूं? नहीं कर सकता। पहली बात तो ये, क्योंकि जो डोमेस्टिक होता है, माता पिता जाते रिश्तेदार, उसमें जो प्रॉमिस किए जाते हैं उनके ऊपर केस नहीं बनता है। बहरहाल आपका कोई लीगल बाइंडिंग का कोई ऑफर और एक्सेप्टेंस ना हो, ठीक है, देखा जाएगा। वह बेटे के ऊपर ऐसा केस नहीं किया जाता। तो इसी तरह वाइफ उसके हस्बैंड के ऊपर केस नहीं कर पा रही, क्योंकि हस्बैंड ने कहा था कि आपको मैं हर्जाने के तौर पे 30 यूरो दूंगा, लेकिन वो केस नहीं कर पा रही क्योंकि हस्बैंड वाज नॉट लायबल। देयर इज इंटेंशन टू was no intention to create legal relationship। कोई लीगल रिलेशनशिप की बात तो थी नहीं, कोई लीगल बाइंडिंग तो हो ही नहीं रही थी। सो भले वो कैसा भी हो, लेकिन वो डोमेस्टिक नेचर का होगा तो उसको बात नहीं करी जाती। घरेलू मामलों के ऊपर कोर्ट अलग तरीके से सोचता है, ठीक है। हाँ, उन्होंने मुझे परेशान किया, उन्होंने मुझे मारा हो तो मैं डोमेस्टिक वायलेंस लगा सकता हूँ, ठीक है। वाइफ डोमेस्टिक वायलेंस लगा सकती है, वो एक अलग मेथड है, ठीक है। वो क्रिमिनल ऑफेंस है। यहाँ कॉन्ट्रैक्ट लॉ में उसकी बात नहीं होती। देयर इज अ डिफरेंट लॉ फॉर डिफरेंट एक्ट, ओके। इतनी बात अपन को ध्यान रखनी है। देन एक्सेप्टेंस। अब ए ने मिस्टर पिंटू को ऑफर दिया था 2 लाख रुपए में कार खरीदने का, और एक्सेप्टेंस क्या होता है? एक्सेप्टेंस के भी कुछ एसेंशियल होते हैं। The Indian Court Act 1872 defined the acceptation section 2B as the when the person whom the person proposal has the met signifies his assent thereto the offer is said to be accepted. Thus the proposal when accepted become promise। जब प्रपोजल जो होता है वो एक्सेप्ट कर लिया जाता है, वो प्रॉमिस बन जाता है। यानी ए ने मिस्टर पिंटू को कहा था कि आप मेरी कार 2 लाख में करोगे, अगर वो एक्सेप्ट कर लेता है तो वो प्रॉमिस बन जाता है। The once the offer is accepted cannot be revoked। अब वो मुकर नहीं सकता एक बार एक्सेप्टेशन होने के बाद, because this promise become create legal obligation between the parties। लीगल ऑब्लिगेशन, ठीक है। मिस प्रिया अनीता ने प्रिया को 10 लाख रुपए की कार देने का वचन दिया, और प्रिया ने कहा कि मैं 10 लाख रुपए में कार खरीदूंगी। तो ये बिकम प्रॉमिस। उसने जब से ही एक्सेप्ट कर लिया, लीगल रिलेशनशिप का फाउंडेशन आ गया, वो उसमें मुकर नहीं सकते। अगर वो मुकर जाते हैं तो मिस्टर पिंटू के ऊपर केस किया जा सकता है। इतनी सी बात अपन को याद रखनी है। एक्सेप्टेंस। अब इसके एसेंशियल्स। एसेंशियल ऑफ अ वैलिड एक्सेप्टेंस, यानी कि वैलिड एक्सेप्टेंस कैसा होना चाहिए। सेक्शन 7 ने समझाया है कि कौन कौन से 2 एसेंशियल है। पहला, मस्ट बी अनकंडीशनल एंड एब्सोल्यूट। ऐसा नहीं बोल सकते कि मैं आधी कार लूंगा आपकी, और वो भी जब मेरा पास पैसे आएंगे। क्या? कंडीशन नहीं लगा सकते। जैसे कि मिस्टर ए, याद रखना, कार कौन बेच रहा था? ए बेच रहा था, मिस्टर पिंटू को बेच रहा था। तो मिस्टर पिंटू को ये नहीं कह सकता। मिस्टर पिंटू ने कहा कि मैं आपसे कार खरीदना चाहता हूं। अब ऑफर किसने दिया है? इसने दिया। तो ये नहीं कह सकता कि मैं कार जेट से बाय करूंगा 2 लाख रुपए में, तो मैं आपको 2 लाख रुपए में बेच सकूंगा। अगर जेड ने मुझे 3 लाख रुपए में वो कार दी तो मैं आपको 2 लाख में नहीं बेच सकूंगा। देयर इज नो कंडीशन। मींस कि आप जब एक्सेप्टेंस करोगे तो इट मस्ट बी एब्सोल्यूट। उसमें कोई कंडीशन नहीं हो सकती, और इट्स मस्ट बी एब्सोल्यूट, यानी कि पूर्ण होनी चाहिए, आधे अधूरी नहीं हो सकती। कि मैं आधी कार आपको बेचूंगा, आधी कार उसको बेचूंगा, टायर आपको बेचूंगा, इंजन इसको बेचूंगा। एब्सोल्यूट यानी फिक्स्ड होनी चाहिए, ठीक है। तो डज नॉट अमाउंट द ऑफर बीन एक्सेप्टेड, ठीक है, सेम है। एक्सेप्टेंस मस्ट बी एक्सप्रेस्ड इन द सम यूजुअल एंड द रीजनेबल मैनर। एक्सेप्टेंस भी जो हो वो ऑफर की तरह कम्युनिकेट हो, जैसे सामान्यतः करी जाती है, या तो लिख के, या बोल के, या इशारा करके। सम यूजुअल और रीजनेबल मैनर। रीजनेबल मैनर का मतलब इशारा भी ऐसा हो कि समझ में आए, ठीक है। नॉर्मल मैनर के अंदर, बस गवर्नमेंट ने इसमें डिफाइन नहीं करा है, लॉ ने डिफाइन नहीं करा है। नॉर्मल और यूजुअल मैनर के अंदर आपको आपकी एक्सेप्टेंस बतानी है ना। और इस मस्ट बी एक्सप्रेस्ड। आप बिना बोले वहां से चले गए, मन में अपनी बात रख ली, तो वो एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाएगी। तो 2 इसके एसेंशियल हो गए। कोई मुश्किल है क्या? बताओ। इतनी आसानी से समझा रहा हूँ, कहीं समझने में दिक्कत आ रही है क्या? बहुत सिंपल सी सारी बातें हैं ना, बेसिक फंड है। हर एक अपने आप में एक छोटा क्वेश्चन है। 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर में क्वेश्चन आता है कि डिफाइन द एसेंशियल ऑफ द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, डिफाइन द एसेंशियल ऑफ द वैलिड ऑफर, डिफाइन द एसेंशियल ऑफ द वैलिड
एक्सेप्टेंस, ठीक है। इसी तरीके से कंसिडरेशन, जो 2 लाख रुपए उसने उसको बदले में दिए थे प्रतिफल कोई प्रॉमिस पूरा करने पे, उसमें जो अमाउंट दिया जाता है दैट इज कॉल्ड कंसिडरेशन, और इसके भी एसेंशियल होते हैं। कंसिडरेशन इज द प्राइस ऑफ विच द प्रॉमिस ऑफ अदर एंड बॉट। कंसिडरेशन मीन्स क्वाइट प्रो विच मीन्स समथिंग इन टू बी रिटर्न, यानी कि जो मैं बदले में दे रहा हूं वो कंसिडरेशन कहलाएगा। प्लेज अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, सबसे इंपॉर्टेंट रोल तो कंसिडरेशन का ही होता है, 2 लाख रुपए का ही होता है। उसी में डिसाइड होता है कि वो फ्री में किया गया है, कैसे किया गया है, अमाउंट है। सेक्शन 10 ये डिसाइड करता है, ठीक है, कंसिडरेशन के अंदर कौन कौन से वैलिड होते हैं, ठीक है। पहला कंसिडरेशन क्या है, एसेंशियल क्या है उसके, एक सेकेंड, हाँ, कंसिडरेशन क्या एसेंशियल क्या है, डिजायर, जितनी 2 लाख रुपए की बात हुई थी तो 2 लाख रुपए ही दिए जाए, जो उसने डिजायर किया था, जो इच्छा करी थी वो दिया जाए, या तो वो प्रॉमिसी को दे दे या बाय गिवन बाय प्रॉमिसी अदर पर्सन, यानी कि मिस्टर पिंटू ने जब कार ली तो वो या तो मिस्टर पिंटू पेमेंट कर दे, या मिस्टर पिंटू के पिताजी पेमेंट कर दे, या माताजी पेमेंट कर दे, या भाई पेमेंट कर दे, या उसका कोई भी दोस्त पेमेंट कर दे, तो उससे फर्क नहीं पड़ता है, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा। या तो प्रॉमिसी पेमेंट करे, कंसिडरेशन दे, या कोई और थर्ड पार्टी। इट मस्ट बी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। अगर कोई पास्ट में कोई काम किया था जिसके बदले में वो आज हमको कार दे रहा है तो इट मस्ट बी पास्ट, फ्यूचर में वो पेमेंट करेगा वो भी हो सकता है, और प्रेजेंट में अभी कैश दे रहा है, ठीक है। इट मस्ट बी रियल, सर्टेन एंड लॉफुल। कंसिडरेशन कैसा होना चाहिए, रियल होना चाहिए। रियल का मतलब वास्तविक। आप मुझे कार दोगे तो मैं एक ऐसी दवाई बनाऊंगा जिससे आप अदृश्य हो जाओगे। आप मुझे कार दोगे तो मैं आपको हवा में उड़ने वाली चीज बना के दूंगा, आपको हवा में उड़ना सिखा दूंगा, तो वो रियल नहीं है, ठीक है। तो रियल होना चाहिए, सर्टेन होना चाहिए, फिक्स्ड होना चाहिए, ठीक है, और लॉफुल होना चाहिए, मतलब कि कानूनन मान्यता हो। इट मस्ट बी पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब क्या है, पॉजिटिव कंसिडरेशन का मतलब कि मैं ये कार्य करूंगा, और नेगेटिव कंसिडरेशन का मतलब कि मैं ये कार्य नहीं करूंगा। सपोज कि किसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया कि आपको 1 साल तक इंडिया में ही रहना है, तो ये नेगेटिव कंसिडरेशन हुआ, तो इसके बदले में मैं आपको 5 करोड़ रुपए दूंगा, है ना। तो एक उसने कहा कि ये तो नेगेटिव कंसिडरेशन है, क्यों, क्योंकि उसने कहा है कोई नेगेटिव एक्ट करने से, यानी कि कोई लीगली बाइंडिंग है, आप जा नहीं सकते हो। होता है ना भाई, कुछ आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, कोई साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो कह देते हैं कि भैया आपको ये प्रीमाइसेस छोड़ के नहीं जाना है, आपको हमारी निगरानी में रहना, तो नेगेटिव कंसिडरेशन है लेकिन वैलिड है। पॉजिटिव कंसिडरेशन यानी कोई एक्ट करना है, कोई एक्ट नहीं करना है तो नेगेटिव, और कोई एक्ट करना है तो पॉजिटिव। इट नीड टू बी एडिक्वेट। एडिक्वेट का मतलब कि ऐसा ना हो कि 10 रुपए दूंगा मैं आपको, कंसिडरेशन तो है, आप मेरे से कार बाय करोगे तो मैं आपको बदले में 10 रुपए दूंगा, क्यों, क्या भैया सर पे बंदूक लगवाई और बात साइन करवा ली है, यही तो हुआ, करोड़ों की जमीन कुछ दामों में खरीद ली, तो एडिक्वेट नहीं है तो वो इलीगल हो जाएगा, वो वोइडेबल के अंदर आ जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट, इलीगल बाद में, पहले वोइडेबल हुआ, ठीक है। तो एडिक्वेट होना चाहिए, पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, कोई भी उसको दे सकता है, और रियल होता है, और डिजायर जितना करी जाए उतनी देनी पड़ती है, ठीक है। अब एक्सेप्शंस ऑफ द रूल, देयर इज नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। एक रूल है, क्या रूल है कि कॉन्ट्रैक्ट नहीं तो कंसिडरेशन नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं, यानी कि प्रतिफल नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं। लेकिन ये रूल का एक्सेप्शंस भी दिया है, क्या कि जब मैं किसी को गिफ्ट देता हूं, मैंने उनको कहा था कि आप अगर मेरे यहाँ पर आके स्पीच दोगे तो मैं आपको गिफ्ट दूंगा, तो गिफ्ट का जो केस होता है इसमें कंसिडरेशन होना जरूरी नहीं है। अगर कहीं पे कोई उसने कह दिया कि मैं फलानी जगह 2 लाख रुपए का चंदा देने वाला हूं, घोषणा कर दी, नेताजी ने घोषणा कर दी थी कि ये जो है इस परिवार को 2 करोड़ रुपए दूंगा, तो नेताजी की वो घोषणा में वो गवर्नमेंट लीगली बाइंड हो गई, है ना, क्योंकि वो गिफ्ट है, वो कंपनसेशन है, वो ऑलरेडी दिया हुआ है, तो उसमें दोनों पार्टीज का प्रॉमिस फुलफिल करना जरूरी नहीं है, एक पार्टी को ही कंसिडरेशन देना होता है। व्हेन डोनर डोनी एनी गिफ्ट विल मेड बाय द वैलिड बाइंडिंग इवन टू विदाउट द कंसिडरेशन। ये कंसिडरेशन होना जरूरी नहीं है कि ए बी को कार दे और बी ए के अपने मिस्टर पिंटू को 2 लाख रुपए दे, मिस्टर पिंटू ए को 2 लाख रुपए दे और वो कार दे। हो सकता है मिस्टर पिंटू को 2 लाख रुपए दिए जाए और मिस्टर पिंटू कुछ भी ना करे, कब, जब वो गिफ्ट का केस हो। तो ये याद रखना है कि एक्सेप्शंस टू द रूल, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। वैसे ये बात वैलिड है कि जहां कंसिडरेशन नहीं है वहां ये बात नहीं है। अब नेक्स्ट है डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी कॉन्ट्रैक्ट, प्रिविटी बोलते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज एंड फ्री कंसेंट।
पहले सर डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी देखते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी क्या कहता है? प्रिविटी इज अ डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लॉ दैट सेज कॉन्ट्रैक्ट्स आर ओनली बाइंडिंग ऑफ द पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट एंड देयर इज नो थर्ड पार्टी एनफोर्स द कॉन्ट्रैक्ट और बी सूड। भैया क्या हुआ, क्या बोला है डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी? ये कंसेप्ट है, मतलब ये अलग अलग अब कंसेप्ट पे आ गए। अभी तक तो अपन ने एसेंशियल्स देखे, अभी उसके एक्सेप्शंस देखे, अब ये कुछ कंसेप्ट है गवर्नमेंट के। ये कह रहा है, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी कह रहा है कि एक बाध्यता है आपके अधिकार क्षेत्र की। क्या बाध्यता है? मैं किसी कॉलेज में पढ़ाने जाता हूं, अगर मैंने लेक्चर नहीं लिया तो कॉलेज वाले मुझसे पूछते हैं कि आनंद सर आज कैंटीन में बैठे थे, आपने लेक्चर क्यों नहीं लिया? अरे बैठे थे दोस्त, बैठे थे बच्चों के साथ, ठीक है, तो आज लेक्चर नहीं हुआ। तो डायरेक्ट मेरे से पूछ सकते हैं, मेरे घर वालों से भी एक बार कॉल करके पूछ सकते हैं। क्या मेरे पड़ोसी से फोन करके पूछा जा सकता है? नहीं पूछा जा सकता। मींस देयर इज अ थर्ड पार्टी को कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं होता है अगर मिस्टर पिंटू उसका कोई एक्ट फुलफिल नहीं करता। मिस्टर पिंटू 2 लाख रुपए का पेमेंट नहीं करता तो उसको थर्ड पार्टी को हम ब्लेम नहीं कर सकते कि मान लीजिए किसी थर्ड पार्टी ने मिस्टर पिंटू को ये करने से रोका हो, लेकिन फिर भी हम उसको ब्लेम नहीं कर सकते। इट कैन नॉट बी सूड अंडर इट। इस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर तो नहीं कर सकते, लेकिन क्रिमिनल एक्ट के अंदर अपन उसको कर सकते हैं, इसलिए याद रखना ये वाली बात है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 10 द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 कॉन्स्टिट्यूट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, पार्टी शुड एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट विद फ्री कंसेंट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कब होगा? जब कंसेंट क्या होगा? फ्री। कंसेंट मतलब हामी, रजामंदी। कंसेंट फ्री होना चाहिए, मींस कि लीगली बाउंडिंग करके आप किसी को अगर करा रहे हो, फ्रॉड करके करा रहे हो या एनफोर्स करके करा रहे हो तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। कंसेंट विल बी फ्री। और कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज का मतलब ये है कि इट मस्ट बी मेजर, माइनर नहीं होना चाहिए। माइनर के साथ आपके एग्रीमेंट वैलिड नहीं होते जब तक वो पेरेंट्स नहीं होते। खैर आपके कोर्स के अंदर इतना डिटेल में भी नहीं है, वो मैं लॉ की क्लास में डिस्कस करता हूँ। एमबीए, बीबीए, बीकॉम इनमें है ही नहीं इतना। कैपेसिटीज ऑफ द पार्टी केवल याद रखना, केवल 3 लोग होते हैं जो इनकेपेबल होते हैं, जिनके साथ हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। पहला माइनर, यानी कि 18 साल से कम का व्यक्ति, जिसके साथ हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। सेकंड, अनसाउंड माइंड, पागल व्यक्ति, उसके साथ हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। अनसाउंड माइंड यानी मानसिक रूप से अस्वस्थ है। तीसरा, लिविंग पर्सन इन द एनिमी कंट्री, शत्रु देश का निवासी। लिविंग पर्सन इन द एनिमी कंट्री, शत्रु देश का निवासी, इनके साथ हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। अगर करते हैं तो वो बिकम्स वॉइडेबल, यानी वो इलीगल की श्रेणी के अंदर आएगा, पहले वॉइडेबल हो जाएगा। बाकी द कैपेसिटीज ऑफ द पार्टी, इनके अलावा हर किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया जा सकता है, वो भारत देश का नागरिक हो, विदेश का नागरिक हो, लेकिन शत्रु देश का हुआ तो नहीं माना जाएगा। अभी तक किसी को अपन ने डिक्लेयर नहीं कर रखा है। पाकिस्तान है लेकिन उसको हमने डिक्लेयर नहीं कर सकता कि वहां के। अब लीगलिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, अब ये क्या हेडिंग है? लीगलिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लॉ स्टिपुलेट्स द कंसीडरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ द contracts are considered legal except when they are specially forbidden by the law. They are the fraudulent in the nature of the object is consideration in the such defeat the purpose of the law. The legality of the object का मतलब ये है कि आपने जो कॉन्ट्रैक्ट किया है उसका ऑब्जेक्टिव जो है वो लीगल होना चाहिए, यानी ड्रग्स का कारोबार, इलीगल वेपन्स का कारोबार, या ऐसा कोई एक्ट जो इलीगल है, जैसे कि किसी की सुपारी, किलिंग, है ना, ये वाला अधिकार, तो ये वाला अगर लीगलिटी ऑब्जेक्ट है तो क्या होगा? आपका वॉइड, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आ जाएगा, ठीक है, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट में आ जाएगा। याद रखना, क्या? जब लीगलिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट नहीं होगा, यानी कि कानून के रूप में आपका वो कॉन्ट्रैक्ट इलीगल है। मैं किसी को मारने के लिए नहीं कर सकता, कोई ड्रग्स का कल्चर के लिए कर रहा हूँ, कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस के लिए कर रहा हूँ कि भैया तुमको उनको धमकाना है, तो वो ऑब्जेक्ट इलीगल है, तो वो वैसे ही इलीगल हो गया, नेचर ही उसका इलीगल हो गया। याद रखना। अब ये सब छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं, लीगलिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, फ्री कंसेंट, प्रिविटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कैपेसिटीज ऑफ द पार्टीज। कैपेसिटीज ऑफ द पार्टीज मैंने आपको बता दिया, हर कोई कैपेबल है, केवल 3 जने नहीं है। नेक्स्ट है परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। व्हाट इज द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? यहाँ पर सेक्शन 10-11 इसको एक्सप्लेन कर रहा है, सॉरी चैप्टर 10-11 एक्सप्लेन कर रहा है। सेक्शन 71 to 81 है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑफ नेपाल। अब ये नेपाल से हमने इसको एज इट इज लिया था, ठीक है। नेपाल का मीन्स के है तो अपने इंडिया का ही, लेकिन वहां की मैंने डेफिनेशन ले रखी है क्योंकि अपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर भी सिमिलर डेफिनेशन है। क्या कहना चाह रहा है ना,
क्या कहना चाह रहा है, द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट टेक प्लेस व्हेन द पार्टीज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट आर फुलफिल देयर ऑब्लिगेशन अराइजिंग अंडर द कॉन्ट्रैक्ट विद द टाइम एंड द मैनर एज प्रिस्क्राइब्ड। परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, वैसे एक एग्जांपल दे रखा है इसमें नेपाल के लॉ का, लेकिन उसको अपन इंडियन लॉ के अंदर समझ लेते हैं। परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट का मतलब यह है व्हेन द टाइम अराइज द पार्टीज मस्ट फुलफिल देयर ऑब्लिगेशंस। व्हेन द टाइम अराइज यानी कि 1 जुलाई को बोला गया था कि आप मुझे कार देंगे और बदले में मैं आपको 2 लाख रुपए दूंगा। तो व्हेन द टाइम अराइज 1 जुलाई, तब आपको परफॉर्मेंस करना है, दैट इज द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। बेसिकली परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट का मतलब तो यह है, वैसे नॉर्मल मैनर में इसका जो मतलब निकाला जाता है वो होता है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, कि 2 साल के अंदर आप मेरे को एक रोड कंस्ट्रक्ट करके देंगे, 2.5 साल के अंदर आप मेरे को फ्लैट बना के देंगे, 2 साल के अंदर एक पार्क डेवलप करके देंगे। गवर्नमेंट और थर्ड पार्टीज करती हैं या हम भी बिल्डर्स के साथ करते हैं, तो दैट इज परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। समझ में आ गया ना? तो इसी को कहते हैं बेसिकली द टर्मिनेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, यानी कॉन्ट्रैक्ट कब इनवैलिड हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है। द मोस्ट कॉमन वे टू टर्मिनेट कॉन्ट्रैक्ट इज जस्ट नेगोशिएट द टर्मिनेशन। इफ यू वांट टू गेट आउट द कॉन्ट्रैक्ट, यू जस्ट कॉन्टैक्ट अदर पार्टी इन्वॉल्व्ड एंड यू नेगोशिएट द डेट ऑफ यू दैट कॉन्ट्रैक्ट, देयर इज मस्ट बी फी टू पे, कैंसलेशन यू माइट वांट टू बी ऑफर सम टाइम। आप कब टर्मिनेट कर सकते हैं, कब इनवैलिड कर सकते हैं? भैया मैं उसके पास गया, उसने मेरे से बाइंडिंग करी कि मेरे को 2 लाख रुपए देना है और कार लेनी है। जब मैं सेकंड हैंड उसके पास कार लेने गया तो उसने बताया कि देखो ऐसा है, अपना जम नहीं पा रहा है, 2 लाख रुपए के अंदर ये कार आ नहीं रही है, जो आ रही है उसके अंदर डैमेज है, ये प्रॉब्लम से वो प्रॉब्लम से। तो हमने कहा अब क्या करा जाए, आपने मेरा इतना समय बर्बाद किया, 1 महीने का समय बर्बाद किया, मैं दूसरी कार देखने जाता। तो उसने कहा ऐसा करो, आपका जो समय बर्बाद हुआ है उसके लिए 20,000 रुपए आप मेरे से हट जाने के ले जाओ और ये कॉन्ट्रैक्ट यहीं पे एंड करो। तो वो हो गया आपका इंडेमनिटी, मींस के जो आपके लीगल ऑब्लिगेशंस थे वो उसने फुलफिल कर दिया, या आप उससे नेगोशिएट करिए या उसने आपसे नेगोशिएट करा कि सर ये 2 लाख रुपए में मैं सेल नहीं कर पाऊंगा, 2.5 लाख में कर पाऊंगा, आपका जो टाइम वेस्ट हुआ है उसके लिए आप मेरे से पैसे ले लो। या मेरे पास 2 लाख की व्यवस्था नहीं हुई तो मैं उसके पास चला गया और उसको प्रॉमिस करा कि मैं तुम्हें 10-20 हजार रुपए फ्यूचर के अंदर या जब मेरे पास पेमेंट होगा तब मैं दे दूंगा, या अभी ले लो। ठीक है, फ्यूचर, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। तो एक कंसीडरेशन मैंने दे दिया। मींस कि आप टर्मिनेट कब हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट की समाप्ति कब हो सकती है, जब तो कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल हो जाए, जब परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, या आप उस पार्टी से नेगोशिएट करके कॉन्ट्रैक्ट को डिसमिस करा सकते हो। देयर इज ओनली अ वे। अब अगर वो लीगल ऑब्लिगेट हो गया, अगर दोनों पार्टीज नहीं मान रही है तो फिर कोर्ट है ही, आप कोर्ट का दरवाजा खटखटाइए। ठीक है, अब आ जाते हैं सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट एसेंशियल, यानी सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर कौन कौन से एसेंशियल होने चाहिए। एक अपन ने अभी तक कौन सा पढ़ा, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा, अब इसके अंदर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। अब देखो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी बहुत डिटेल में, लेकिन जितना अपने कोर्स में है MBA BBA BCom में उतना ही मैंने अभी डिलीवर किया। लॉ के अंदर मैं बहुत ज्यादा डिलीवर करता हूँ। ठीक है, मतलब कि लॉ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है वही करीबन 12 से 15 लेक्चर का है। ठीक है, मतलब काफी लार्ज है, लेकिन जितना अपने कोर्स में है, जितना शॉर्ट में जितने क्वेश्चन आते हैं और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही पढ़ना जरूरी है। सेल ऑफ गुड्स एक्ट अब पढ़ना। अब सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर क्या क्या एसेंशियल जरूरी है कि इसके बिना वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। पहले तो 2 पार्टी होनी चाहिए, एक बेचने वाला एक खरीदने वाला। बताओ, कोई बोलने की बात है, पर ठीक है। द गुड्स होना चाहिए, सेल ऑफ गुड्स में तो गुड्स होगा ही, यानी उत्पाद होना चाहिए फॉर सेल, और द प्राइस ऑफ विच गुड्स विच टू बी सेल्ड, या प्राइस होनी चाहिए, गुड्स होना चाहिए, प्राइस होना चाहिए, एंड द ट्रांसफर ऑफ जनरल प्रॉपर्टी, ट्रांसफर होना चाहिए। ठीक है, गुड्स एक्ट क्या कहता है, ट्रांसफर होना चाहिए गुड्स का। पहले तो प्राइस होनी चाहिए, गुड्स होना चाहिए। प्राइस देखो 2 पार्टीज, ठीक है, इसके अलावा गुड्स, इसके अलावा प्राइस, और इन 3 के साथ में ट्रांसफर। ये सारी चीजें होगी तो ही एसेंशियल कहलाएगा सेल ऑफ गुड्स के का। आगे बढ़ो। डिफरेंस बिटवीन सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। अब याद रखना ये क्वेश्चन फिर बनता है 3rd यूनिट के अंदर कि कितने क्वेश्चन बनते हैं। अरे बनते हैं भाई, अब क्या करें, अब
है यूनिट बड़ी, कोई समझा नहीं सकता आपको 1 घंटे के अंदर। मैं कह रहा हूँ मतलब कि कॉलेज में इसके 10-10 12-12 लेक्चर हो जाते हैं, कोर्स कंप्लीट नहीं होता है और अपन 1 घंटे में कर रहे हैं। आपको अच्छा लगना चाहिए, पढ़ना चाहिए, क्योंकि मेहनत तो आप कर ही रहे हो, मेरे को पता है। सब मेरे साथ पढ़ रहे हो, अच्छे ईमानदारी से पढ़ रहे हो, मुझे सुन रहे हो, काफ़ी सहन कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। आ जाते हैं, बहुत देखो जितनी इंपॉर्टेंट बातें हैं सारी बातें डिलीवर करता हूँ। ऐसा नहीं है कि आप मेरे वीडियो देख के जाओगे तो मेरी ऐसी आशा रहती है कि आप एग्जाम में अच्छे 80-90% तो इजीली ले आओ, विदाउट बैक वैक का तो अपने कोई सिस्टम नहीं रहता। हम तो टॉप के ऊपर निगाह रखते हैं। मैं ये नहीं बोलता मैं बैक नहीं आएगी, मैं कहता हूँ भैया टॉप करके दिखाएंगे। क्यों सोचना भैया नीचे में MBA करके बैक कैसे लाओगे, क्यों लानी बैक? हम तो ऊपर की निगाह रखेंगे, भले QT हो, फाइनेंशियल हो, लॉ हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, अपन तो टॉप ही करेंगे, क्योंकि सेकंड सेमेस्टर ही टॉप करने वाला है। ठीक है, अब ये क्या है, सेल और एग्रीमेंट टू सेल। अब याद रखना, सेल और एग्रीमेंट टू सेल। अब सेल और एग्रीमेंट टू सेल में क्या डिफरेंस है, पहले यहां पे समझ लो। सेल जो है वो प्रेजेंट है, बस इतना याद रखिए, प्रेजेंट टेंस है। और एग्रीमेंट टू सेल जो है, यहां पे सेल के लो या सेल के लो, ये फ्यूचर है। मैं उत्पाद बना के 2 दिन बाद आपको बेचूंगा, दैट इज एग्रीमेंट टू सेल। ये उत्पाद रेडी है, आप खरीद के ले जाइए, ये है सेल। चाय वाले को ऑर्डर दिया, भैया चाय लेकर आना, तो उसने कहा कितनी, अपन ने कहा इतनी, बोले 4, हाँ तो 4 चाय लेकर आएगा, दैट इज एग्रीमेंट टू सेल। और वो अभी चाय भिजवा तैयार बनी है, बोले हाँ, तो वो हो गया सेल। ठीक है, इतनी सी बात याद हो गई तो सारे डिफरेंस याद हो जाएंगे। देखिए क्या कह रहा है, सेल के अंदर द प्रॉपर्टी ऑफ गुड्स पासेस टू द बायर अलोंग विद देयर रिस्क। यहां पर गुड्स ट्रांसफर हो गए, रिस्क भी ट्रांसफर हो गई, जबकि एग्रीमेंट ऑफ ट्रस्ट में रिस्क पास नहीं होती। देखो वापस चाय का एग्जांपल लेता हूं मैं। अब देखना, इधर टी का एग्जांपल है, इधर टी जो है वो सेल हो गई है और इधर फ्यूचर में सेल हो गई। बहुत छोटा सा एग्जांपल है, पर इससे बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है। फ्यूचर में सेल हुई, मैंने चाय की टपरी पे बोला कि भैया मेरे को 4 चाय दीजिए, उसने मेरे को 4 चाय दी, 3 दोस्त भी बैठे थे, 4 चाय ली, मैंने उठाया और ले गया, तो ये थे सेल। और उसने कहा बैठो भैया बन रही है चाय, तो दैट इज एग्रीमेंट टू सेल। जब वो सेल हो गई तो इसके साथ रिस्क भी ट्रांसफर हो गई। रिस्क क्या थी कि चाय गिर तो नहीं जाएगी जब तक मैं मेरे दोस्तों के पास पहुंचूंगा। फ्यूचर सेल के अंदर वो रिस्क कभी ट्रांसफर नहीं हुई, क्योंकि गुड्स भैया उसी के पास है, चाय बन रही है, उकल गई, दूध बढ़ गया, उसकी दिक्कत, मेरी कोई दिक्कत नहीं। मैंने पेमेंट दे दिया, मेरे को चाय चाहिए या नहीं तो पेमेंट चाहिए, और उसके साथ हर्जाना भी मिल सकता है कि चाय वालों से कहाँ हर्जाना लें, ठीक है, पर बहुत कमाते हैं, ठीक है कि नहीं, सही बात। हाँ, जैसे एग्जीक्यूटेड सेल क्या हो गई, एग्जीक्यूट हो गई, और एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। द सेलर कैन बी sue the buyer the price of the goods because of the passage of the property therein to the buyer, ठीक है। सेलर बायर ऑफ द प्राइस ऑफ द गुड्स, the seller can sue the buyer for the price of the goods, the aggregate party can be sued damage only। अब यहाँ क्या होता है, सेलर अपने पैसे मांग सकता है, भैया चाय दे दी पैसे दो, और यहाँ पर क्या मांग सकता है कि चाय तो दी नहीं है, केवल वो उसके डैमेजेस के लिए पैसे मांग सकता है, वो गुड्स के पैसे मांग नहीं सकता, ठीक है। द सब्सिक्वेंट लॉज इज रिस्ट्रिक्शन और लायबिलिटी ऑफ द बायर, यहाँ पर बायर की लायबिलिटी होती है और यहाँ पर सेलर की लायबिलिटी होती है। ये एग्जीक्यूटेड होता है, एग्जीक्यूटरी होता है। ब्रांच ऑफ द पार्टी ऑफ द सेलर गिवन द डबल रेमेडी सूट द डैमेजेस अगेंस्ट द सेलर एंड द प्रॉपर्टी रेमेडी द रिकवरिंग द गुड्स ऑफ द थर्ड पार्टी हु बॉट देम, द सेलर बीइंग द स्टिल द ओनर। हाँ, ब्रीच, तो ब्रांच नहीं था, ब्रीच, ब्रीच ऑफ द पार्टी, यानी कि ब्रीच हो गया, कुछ गुड्स में ट्रांसफर कर रहा था लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में मैं वो डिलीवर नहीं कर पाया। जब मैं वो डिलीवर नहीं कर पाया तो वो जो सेलर है डिलीवर नहीं कर पाया हूँ, तो वो सेलर है उसको पूरा का पूरा मेरे को इंडेमनिटी देना होगा। किसको देना होगा, बायर को देना होगा, क्योंकि बायर को डिलीवरी नहीं हुआ, या अगर मैंने बायर को डिलीवरी कर दी और बायर कुछ पेमेंट नहीं कर पाया है, कोई थर्ड पार्टी बीच में आई है, तो मैं उससे कंसिडरेशन मांग सकता हूँ या इंडेमनिटी हर्जाना मांग सकता हूँ। कौन मांग सकता है, सेलर मांग सकता है। क्यों, क्योंकि गुड्स डिलीवर नहीं हुए। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि गुड्स अभी बन ही रहे हैं, गुड्स मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में है, ठीक है, डिलीवरी की कोई बात नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में है, तो वहां पर क्या होगा, वहां पर ओनली द इंडेमनिटी ही चार्ज होगी, हर्जाना ही चार्ज होगा। जो डैमेजेस ओनली के ऊपर अपन बात करेंगे, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट के ऊपर बात नहीं करेंगे।
दो ही बातें हैं याद रखनी कि सेल जो होती है वो प्रेजेंट में होती है और सेल का जो एग्रीमेंट है वो फ्यूचर के लिए होता है। सेल के अंदर जो रिस्क होती है वो बायर की होती है सॉरी, और सेल एग्रीमेंट के अंदर सेलर की होती है, क्योंकि ट्रांसफर ऑफ द गुड्स हुआ हुआ है, ये एग्जीक्यूटेड होता है, ये एग्जीक्यूटरी होता है। यहाँ पर आप प्रोडक्ट की प्राइस मांग सकते हो, यहाँ पर आप केवल उसके डैमेजेस ही मांग सकते हो। चाय बनाते बनाते मेरा हाथ लगा और उसका तपेला गिर गया, तो तपेला गिरा उसकी प्राइस मांगेगा, वो चाय की प्राइस नहीं मांगेगा, ठीक है। कोई गिलास टूट गया तो वो गिलास की प्राइस मांगेगा, वो चाय की प्राइस नहीं मांगेगा। देयर इज अ डैमेज की वो मांग सकता है, क्यों? क्योंकि वो एग्रीमेंट हुआ है अभी। लेकिन अगर उसने मेरे से चाय बेच दी है और चाय गिर गई, तो वो चाय के साथ अगर गिलास भी गिरा है तो गिलास की भी प्राइस मांगेगा और चाय की भी प्राइस मांगेगा, क्यों? क्योंकि दोनों चीजें हो चुकी हैं। गेटिंग माई पॉइंट? अगर चाय बिकी ना होती, मैंने चाय बनी ना होती, तो क्या होता? तब वो केवल मेरे से उस गिलास की प्राइस मांगता। अगर चाय बन गई है, मैंने डिलीवरी भी ले ली है, मैंने हाथ में पकड़ लिया और मेरा हाथ से छूट गया, तो वो चाय के भी पैसे मांगेगा और गिलास के भी पैसे मांगेगा। समझ में आ रहा है ना? सेल और एग्रीमेंट टू सेल बहुत ही इजी टॉपिक है। आगे बढ़ता हूं। कंडीशन वर्सेस वारंटी और राइट ऑफ अनपेड सेलर, दो टॉपिक बचे हैं। देखो 35 मिनट हो गए, मुझे पता है थक गए हो, लेकिन पढ़ लो थोड़ा सा, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, 5 मिनट के अंदर दोनों टॉपिक कवर अप हो जाएंगे। सबसे पहला कंडीशन वर्सेस वारंटी। कंडीशन क्या होती है? एब्सोल्यूट होती है, आपने देखा था, सर्टेन होती है, लीगल होती है, और ये फर्स्ट प्रायोरिटी होती है इसको फुलफिल करना। याद रखना, कंडीशन हो ये कंपलसरी है, लेकिन वारंटी हो ये जरूरी नहीं। आइए इसको थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। इसमें क्या लिखा है? कंडीशन इज द स्टेटमेंट टू मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ये मेन पर्पस बता देता है कॉन्ट्रैक्ट का, जबकि वारंटी क्या है? अदर, ठीक है। कंडीशन सेक्शन 12(2) में आती है, वारंटी सेक्शन 12(3) में आती है। कंडीशन है वाइडर टर्म में आती है और वारंटी है स्मॉलर स्केल में। वाइडर यानी कि एक मोबाइल फोन लिया, उसकी वारंटी केवल उस मोबाइल फोन के एक्सटर्नल पार्ट पे रहेगी, जबकि कंडीशन के अंदर क्या कह रहता है कि कोई भी प्रोडक्ट डैमेज ना हुआ हो, उसका चार्जर भी बराबर चल रहा हो, उसका सिम कार्ड का स्लॉट भी बराबर चल रहा हो, स्क्रीन का स्लॉट भी बराबर चल रहा हो, स्क्रीन गार्ड भी व्यवस्थित हो, ये सब उसकी कंडीशंस के अंदर आएगी, मतलब ऑल फंक्शन। लेकिन वारंटी के अंदर क्या आता है कि उसके डैमेज प्रोडक्ट के अंदर, यानी वारंटी इज अ लिमिटेड टर्म और कंडीशन इज अ बिगर टर्म। बीच ऑफ कंडीशन कैन रिप्रेजेंट द कॉन्ट्रैक्ट। अगर कोई कंडीशन टूटती है तो कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड किया जा सकता है, लेकिन वारंटी डज नॉट रिप्रेजेंट द कॉन्ट्रैक्ट, यानी तोड़ा नहीं जा सकता उसको, केवल डैमेज क्लेम किया जा सकता है। मान लो कि कंडीशन थी कि मोबाइल फोन 6G पे काम करेगा, मोबाइल फोन 6G पे काम नहीं करा, कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, तो नया मोबाइल फोन आएगा, वो काम इनवैलिड हो गया कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन वो मोबाइल फोन तो सही है, उसका चार्जर खराब निकला यानी वारंटी के अंदर, तो क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड नहीं होगा, उसको डैमेज दिया जाएगा, उसको नया चार्जर दिया जाएगा या उसको अमाउंट दिया जाएगा। इंटरचेंजेबिलिटी टू ट्रीट द कंडीशन वारंटी हैव द रिसोर्सेज स्मॉल एबिलिटी टू क्लेमिंग कंपनसेशन ओनली, केवल नेवन बी ट्रीटेड एज अ कंडीशन वारंटी के। हाँ, buyer can opt to treat condition as a warranty and have the resources of smaller, यानी कंडीशन को एज ए वारंटी यूज किया जा सकता है, पर वारंटी को एज ए कंडीशन यूज नहीं किया जा सकता। और कंपलसरी इंटरचेंज, कंपलसरी सेल ऑफ नॉट सर्विसेबल, द बायर हैज एक्सेप्टेड द पार्ट ऑफ गुड, द ब्रीच ऑफ कंडीशन ऑफ द कंपलसरी ट्रीटेड द ब्रीच ऑफ वारंटी। अच्छा, कंडीशन का टूट जाना वारंटी का टूट जाना भी है, लेकिन वारंटी का खत्म हो जाना कंडीशन का खत्म हो जाना नहीं है। समझ में आया ना? क्या समझ में आया? नहीं आया होगा, अभी बता देता हूँ। सबसे पहला कंडीशन और वारंटी में क्या डिफरेंस है, देखो बहुत अच्छे से समझा देता हूँ। कंडीशन क्या है कि उस प्रोडक्ट को इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे रखा जाएगा और पर्टिकुलर प्रोडक्ट आपको इस तारीख को डिलीवर किया जाएगा इतने रुपए के अंदर, ये कंडीशन है। वारंटी 1 साल की आपको उसकी वारंटी दी। अब उसका एक्ट अलग है 12(2), इसका एक्ट अलग है 12(3). कंडीशन का एंड वारंटी का एंड हो जाएगा क्योंकि प्रोडक्ट डिलीवरी नहीं हुआ, बट वारंटी का एंड कंडीशन का एंड नहीं होगा। कंडीशन का एंड होने पे कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड हो जाता है, जबकि वारंटी का एंड होने पे केवल डैमेजेस का रिटर्न मिलता है। कंडीशन जो है वो इंटरचेंज नहीं करी जा सकती, इंटरचेंज करी जा सकती वारंटी के साथ में, लेकिन वारंटी को ऐसे कंडीशन यूज नहीं किया जा सकता। और कंडीशन का स्कोप वाइडर है और वारंटी का स्कोप नैरो है। अब आ जाते हैं लास्ट टॉपिक के ऊपर, वो है अनपेड सेलर, यानी कि जिस सेलर से मैंने उधार में माल खरीदा था, इससे मैंने कैसे खरीदा था? क्रेडिट पे माल खरीदा था। मैं उससे क्रेडिट पे माल लेकर आया 2 लाख रुपए का, एक गाड़ी लेकर आया था ना मिस्टर पिंटू को, क्रेडिट पे उठा लाया, तो उसके कौन कौन से राइट रहेंगे? बेसिकली उसके 2 ही राइट रहते हैं, 2 तरीके के राइट रहते हैं।
पहला क्या राइट रहता है, राइट अगेंस्ट द गुड्स और राइट अगेंस्ट द बायर। दो तरीके के राइट है, पहला तो सामान के प्रति और दूसरा जो क्रेता है उसके प्रति। द अनपेड सेलर कैन बी सू द बायर द रिकवर द प्राइस, वो बायर को कोर्ट केस कर सकता है रिकवरी के लिए, डैमेज के लिए और इंटरेस्ट ऑफ नॉन पेमेंट। रिकवरी, डैमेज और जो इंटरेस्ट है उन तीनों के लिए वो केस कर सकता है। इट आल्सो भी एक्सरसाइज द राइट ऑफ लाइन। अब यहाँ गुड्स के प्रति बोला है, लाइन का मतलब होता है स्टॉपेज यानी कि जब्त करना, और स्टॉपेज और रीसेल अगेंस्ट द गुड्स। अनपेड सेलर है यानी मिस्टर पिंटू को उसको 10 दिन में पेमेंट करना था, मिस्टर पिंटू पेमेंट नहीं करने में फेल हुआ, तो वो दो तरीके से केस कर सकता है। पहले केस के अंदर वो अपना पेमेंट लेगा, इंटरेस्ट लेगा और क्या लेगा, डैमेजेस, अगर कोई डैमेज हुआ है उसको मानसिक हानि हुई है जिस कारण बोला जाता है जो नॉर्मल टर्मिनोलॉजी में है ना, उसके लिए वो चार्ज कर सकता है। थर्ड वो अपना गुड्स जब्त कर सकता है, वापस उसकी डिलीवरी रोक सकता है और उस गुड्स को रीसेल भी कर सकता है क्योंकि अनपेड रहा है। अपन जब किसी से उधार लेने के लिए गए और मैंने मुत्तू फाइनेंस में गया और सोना रख दिया और मैं उसका रीपेमेंट नहीं कर पाया लोन का, तो वो मेरे सोने की नीलामी कर सकते हैं, दैट इज रीसेल अगेंस्ट द गुड्स। गेटिंग माई पॉइंट। तो 40 मिनट के अंदर अपन ने 2 वीडियो बनाए और पूरी की पूरी 3rd यूनिट निपटा दी। कैसा लगा मेरा ये वीडियो मुझे जरूर बताएं, समझ में आया नहीं आया कैसा लगा जरूर बताएं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जल्दी 4th 5th यूनिट लेकर आ रहा हूँ। थैंक यू।